वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रश्मि डिटॉक्सिफाइंग में। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है आप सब अच्छे ही होंगे और मजे कर रहे होंगे, है ना? चलिए, पिछले वर्ष नवंबर माह में मेरे बेटे अध्ययन और मेरी जिठानी के बेटे आयुष का उपनयन संस्कार हुआ। हमारा पूरा परिवार एकत्रित हुआ। हम सब ने इस समारोह को एक बहुत बड़े जलसे में बदल दिया। तो इसी के बारे में आज मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है और कोशिश करी है कि आपसे साझा करूं और बीच बीच में बात भी करूं कि क्यों जनेऊ संस्कार हमारी सनातन परंपरा में, हमारे सनातन संस्कारों में क्यों आवश्यक है और कैसे किया जाता है, कैसे निभाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आगे इस व्लॉग में चर्चा करेंगे। हमारी सनातन परंपरा में जनेऊ संस्कार का बहुत महत्व है। इसे कुछ लोग उपनयन संस्कार कहते हैं तो कुछ लोग इसे यज्ञोपवीत कहते हैं। अंग्रेजी में तो इसे थर्ड सेरेमनी का भी नाम दिया गया है, लेकिन उद्देश्य केवल एक ही है कि अपने पुत्र को, अपने बालक को, अपने बच्चों को उस पवित्र धागे से अलंकृत करना, सुशोभित करना। यदि हम कश्मीरी पंडित समुदाय के विषय में बात करें तो यह संस्कार एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जनेऊ संस्कार की प्रक्रिया कश्मीरी पंडित समुदाय में परंपरागत रूप से एक समारोह के रूप में मनाई जाती है। यह संस्कार इस बात का प्रतीक भी है कि बालक अब शिक्षा और दीक्षा के योग्य हो चुका है। इसीलिए माँ बाप, नाते रिश्तेदार, समाज के सभी लोग एवं गुरुजन बालक का जनेऊ संस्कार कराते हैं और आशीर्वाद देते हैं और उसको शिक्षाटन, दीक्षाटन के लिए प्रेरित करते हैं। हजारों वर्ष पूर्व तुलसीकृत रामचरितमानस में भी जनेऊ संस्कार का वर्णन है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरुग्रह गए पठन सब भाई, अल्पकाल विद्या सब आई। अर्थात ज्यों ही चारों बालक किशोरावस्था में प्रवेश हुए, त्यों ही गुरु, माता पिता सबने मिलकर इनका जनेऊ संस्कार कर दिया और गुरु आश्रम में शिक्षा के लिए, दीक्षाटन के लिए भेज दिया। और थोड़े ही समय में इन सभी भाइयों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। समाज में इस बात पर गर्व भी किया जाता है कि हमने बालक का जनेऊ संस्कार करा दिया है और बालक अब शिक्षा के योग्य हो चुका है या शिक्षा प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गया है। जनेऊ संस्कार की प्रक्रिया कश्मीरी पंडित समुदाय में परंपरागत रूप से एक समारोह के रूप में मनाई जाती है। वैसे कश्मीरी पंडितों की जीवन शैली में संस्कृति और पारंपरिक मान्यताओं को पालन करने पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं, संस्कृति और परंपरा मानने वाले लोग हैं, किंतु सनातन धर्म को मानने वाले लगभग सभी लोग इस जनेऊ संस्कार को अपने अपने तरीके से
मेखल लगभग 4 से 5 दिन का दिव्य और भव्य उत्सव रहता है। सर्वप्रथम क्रूल खारुन होता है। क्रूल खारुन यानी पेंटिंग बनाना। यह पेंटिंग मुख्य द्वार के बाहर बनाई जाती है और इस पेंटिंग में सनातन धर्म से संबंधित शुभ चिन्हों, स्वास्तिक, फूल, पत्तियां आदि बनाकर द्वार को सजाया जाता है। तो सर्वप्रथम डॉली दीदी ने मेहंदी से द्वार के ऊपर ओम लिखा। यह कार्य बुआ को ही करना पड़ता है, यह परंपरा है। उसके उपरांत द्वार के दोनों तरफ शुभ चिन्ह बनाए गए और स्वागत पोस्टर से द्वार को सुसज्जित किया गया। बही करे जार पार हितपोर संदेरीच जय जयकार मै थमलाल टेक बही करे जार पार हितपोर संदेरीच जय जयकार। और वहाँ उपस्थित सभी परिवारजनों ने, महिलाओं ने हिंजे गाए और कश्मीरी परंपरागत भजन गाए, जिससे कि इस कार्यक्रम का माहौल एक अलग ही रूप ले चुका था, जिसमें इतनी शुद्धता, शुभता और गरिमा पैदा हो गई थी। हिंजे एक प्रकार का कश्मीरी परंपरागत भजन गायन है जो कि शुभ अवसरों पर गाया जाता है। दुख की बात यह है कि अब इस परंपरा का लोप होता जा रहा है। क्योंकि हमारे पास समय और जगह दोनों का अभाव था, इसलिए हमने सातमज़ और मेहंदी रात दोनों एक ही दिन करने का सोचा। वैसे सातमज़ और मेहंदी रात ये दोनों परंपराएं भी अपना अपना महत्व रखती हैं। सातमज़ यानी मुहूर्त की मेहंदी। मुहूर्त की मेहंदी सर्वप्रथम मेखल महाराज को लगती है। मेखल महाराज यानी जिन बालकों का जनेऊ होना है, मेखल होना है, उनको मेखल महाराज कहते हैं। तो यहाँ तो सबको बहुत मजा आया। यह रस्म भी बहुत दिलचस्प और मज़ेदार होती है। अरे हाँ, ये बात पता नहीं मैं कैसे भूल गई कि मासियाँ इन बालकों के पैर धोती हैं, अच्छे से उनको धोती हैं, पोंछती हैं। तो कहीं ना कहीं यह रस्म सब परिवारजनों को इकट्ठा करती हैं और सबकी एक ना एक भूमिका इसमें जोड़ दी गई है, ताकि सब लोग व्यस्त रहें और एंजॉय भी करें, मस्ती भी करें। बाजी पीछे आओ, हल्का या बुआ को करनी होती है तो डॉली दीदी और डिम्पू बुआ दोनों अपने सर पर मेहंदी का एक बड़ा सा डोल लेकर नाचती नाचती आई और
यहाँ सबको मेहंदी लगाई। सर्वप्रथम दोनों बालकों को मेहंदी लगाई, हाथों में और पैरों में। सभी महिलाएं और बच्चे खुशी से दोनों बालकों पर टॉफियां, मूंगफली, बादाम आदि डालकर बधाई ले रहे थे और तंग भी कर रहे थे। अभी रखो हाथ ऐसे देखो, वो लगाओ, इसके साथ परे परे मासी परिवार की सभी महिलाएं इस बल से एक दूसरे की नज़र उतार कर कांगड़ी में डालकर एक तरह से नज़र भी उतार रही थीं और बधाइयाँ भी दे रही थीं। सब व्यस्त हैं और खुश हैं, यह तो आपको दिख ही रहा है। एक ज़रूरी रस्म और है जिसमें बुआ मेहंदी रात में आए सभी आगंतुकों को मेहंदी बांटती हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबको मेहंदी लेनी पड़ती है और बदले में कुछ न कुछ नेग के रूप में राशि बुआ को मिलती है। तो यह रस्म कैसे छोड़ेंगे जी? तो डॉली दीदी और डिम्पू बुआ दोनों ने इस परंपरा का निर्वाह खुशी खुशी किया। और हमारी छोटी माँ और टर्की माँ की तो मत ही पूछो, वो खूब गाने गा रही थी, भजन इत्यादि गा रही थी, मस्ती कर रही थी, बच्चों के साथ खूब मज़ा मस्ती करके उन सबको छेड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं सब व्यस्त हैं और खुश हैं, यह तो आपको दिख ही रहा है। तो कुल मिलाकर सासवद और मेहंदी रात का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और सफल रहा। सभी मेहमानों ने खूब मज़ा किया, गाने गाए, तस्वीरें खिंचवाईं और भोजन भी किया। देर रात तक भजन इत्यादि गाए गए, रात भर कहवा, चाय इत्यादि चलती रही। तो दोस्तों, आयुष और अध्ययन की मेखल के फर्स्ट पार्ट में आप इतना ही देख पाएंगे। अगले पार्ट में मैं मेखल की और भी रस्मों का जिक्र करूंगी। यदि कहीं भूल चूक हो गई हो कुछ रस्मों में या सूचना में कुछ कमी पेशी रह गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं इसको करेक्ट कर लूँ। धन्यवाद दोस्तों।